नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज देश भर में कांग्रेस ने सत्याग्रह की तरह एक आंदोलन चलाया। जगह जगह गिरफ्तारियां दी गई और कांग्रेस कार्यालयों पर पहरा बैठा दिया गया। तमाम नेताओं को नजरबंद पूरे देश में किया गया और जितने भी देश के ज्यादातर कांग्रेस कार्यालयों में एक चस्पा कर दिया गया नोटिस की धारा 144 लागू है, निकल नहीं पाओगे। ये पूरा दृश्य रहा। दिल्ली में भी राहुल गांधी अपने आवास से ईडी के दफ्तर तक मार्च करते हुए पहुंचे। तमाम नेताओं को थानों में डिटेन किया गया, रोका गया, बड़े नेताओं को, और धक्का मुक्की में, पुलिस से धक्का मुक्की में केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, घायल भी हो गए, उनके कपड़े भी फटे और उनको डिटेन भी किया गया। ये पूरा दृश्य आज दिल्ली और पूरे देश में रहा। राजनीतिक विश्लेषक तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाकर ये नापने की, देश में कांग्रेस का पारा नापने की कोशिश की गई थी कि अगर इस तरीके की कोई एक्शन होता है या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो माहौल क्या होगा देश का। खैर, अपने अपने तरीके से, अपने अपने बयान है लोगों के, अपने अपने तरीके से इस पूरे मसले को परिभाषित किया है। मसला नेशनल हेराल्ड का केस है जिसमें ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया था और इन्हीं दोनों के शेयर वाली कंपनी, दोनों के 38% शेयर हैं, इन्हीं दोनों के होल्डिंग वाली कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड को लोन दिया था 90 करोड़ और फिर वो वे ऑफ भी हो गया। इस लेन देन में कहां क्या घपला हुआ, इसी की जांच मोटे तौर पर ईडी कर रही है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ईडी दफ्तर पर राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। दूसरे चरण की पूछताछ की जा रही। मीडिया में अपने अपने तरीके से खबरें हैं, अपने अपने तरीके से एंगल हैं। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी असहज हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने खुद ही ईडी से सवाल पूछा कि कांग्रेस के नेताओं के अलावा भी किसी को बुलाते हो। मंथन में आज सियासी सत्याग्रह। सियासी सत्याग्रह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी और मार्च किया। पिछले दिनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया था। कोरोना के चलते सोनिया गांधी को सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इसलिए वो ना तो जा पाई और ना ही उनसे पूछताछ हो पाई। लेकिन राहुल गांधी स्वतः अपने घर से निकले। पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता उसी वक्त निकलने की कोशिश की। तमाम लोग गिरफ्तार हुए, तमाम लोगों को रोका गया। राहुल गांधी अपने घर से निकले और पैदल मार्च करते हुए, पद यात्रा करते हुए, इसे सत्याग्रह नाम दिया गया। और ये सत्याग्रह, सियासी सत्याग्रह करते हुए राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। पहले चरण में लंच से पहले दोपहर में उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें लंच पर छोड़ा गया। लंच के लिए वो अपने घर गए और फिर वापस आ गए। अब भी पूछताछ उनसे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है और नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज दिल्ली में एक अलग तरीके का सियासी नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के अंदर भी अशोक गहलोत के हाथ में कमान नजर आई। राहुल से पूछताछ हो रही थी, प्रियंका गांधी उन्हें छोड़ने गई थी, सोनिया गांधी अस्पताल में हैं। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद संजीदा नेता और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक गहलोत के हाथ कमान थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीडिया के सामने जाना हो, अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि भाई मुझे जाने तो, भाई 4-5 लोगों के जाने से वहां क्या दिक्कत हो जाएगी, आप भी चलो, आप समझो देश में क्या हो रहा है। तो अशोक गहलोत आज एक तरीके से कांग्रेस में पिक्चर में थे। बाकी दिग्विजय सिंह हो, चाहे अन्य बड़े नेता हों, ज्यादा से ज्यादा नेता हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, जो पुराने चावल कहिए, वो
दिल्ली में थे और वो गांधी परिवार के साथ एकजुट थे। लेकिन कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी तो निमित्त मात्र हैं। राहुल गांधी को तो बुलाया, राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कोई पूरे देश में मार्च नहीं हुआ है, ना ही लोग सत्याग्रह पर उतर आए हैं। राहुल गांधी के निमित्त मात्र हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मौजूदा मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये आम आदमी का आक्रोश है जिसे कांग्रेसियों ने प्रस्तुत किया है। 24 अकबर रोड दिल्ली का कांग्रेस का मुख्यालय, वहां जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए थे और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी ताकि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन न किया जा सके। राहुल गांधी एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक जाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से पैदल निकले। पहले वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे अपने घर से और फिर इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से पैदल निकले। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता थे, जैसा कि मैंने बताया, और इन नेताओं का एक जत्था यहाँ प्रियंका गांधी साये की तरह उनके साथ रहीं और वहाँ बैरिकेड तक, जहाँ के बाद सिर्फ राहुल गांधी को जाने की अनुमति थी, उनको वहां तक छोड़ने के बाद वो लौट कर आई। फिर बाद में वो अपनी मां को देखने सर गंगाराम अस्पताल भी गईं। कुल मिलाकर जबरदस्त हल्ला गुल्ला, जबरदस्त आंदोलन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर, चेन्नई से लेकर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश का भोपाल हो, राजस्थान का जयपुर हो, चारों तरफ माहौल था और राहुल गांधी वहां पहुंचे और उनसे पूछताछ, दूसरे राउंड की पूछताछ भी अभी हो रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुनिए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या ये सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। गोडसे के वंशज एक बार फिर गांधी को चुनौती दे रहे हैं। गांधी की हत्या जिस विचारधारा ने की, आज फिर वो गांधी के उत्तराधिकारियों को, उनकी सोच और विचार के प्रणेताओं को एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं। ना गॉडसे गांधी को मार पाए, ना मोदी जी मार पाएंगे और उनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर इस देश के लोगों की आवाज उठाने वाले नेता राहुल गांधी हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी छटपटाई क्यों है? सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, उनसे सवाल पूछने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? क्योंकि वो ये जानते हैं
कि कांग्रेस ही वो ताकत है जो भाजपाई भ्रष्टाचार को बार बार उजागर करती है। क्या आपने कभी सुना था कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी फ्रांस में एक कंपनी की वकालत करने जाएंगे, कभी श्रीलंका में उन्हें ठेका दिलवाने जाएंगे? सुरजेवाला कई ठेका पट्टों की बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी नेताओं ने या प्रधानमंत्री ने किसको कहां ठेका पट्टा दिलवाया, पता नहीं भाई, मेरे पास तो इस तरह कोई सबूत है नहीं। ये आपस में अपना आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन मसला सियासी सत्याग्रह का है कि क्या ये सत्याग्रह एजेंसियों की जो कथित ज्यादती है, क्या उसके खिलाफ ये सत्याग्रह था, या राहुल गांधी से पूछताछ ना हो उस पर दबाव बनाने के लिए सत्याग्रह था? क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता है इस बात को कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी पर दबाव ना बने, सोनिया गांधी से पूछताछ ना हो, इसलिए यह सत्याग्रह है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि गांधी ने देश के लिए सत्याग्रह किया था। ये वो ट्वीट है कि गांधी जी का मुख्य हथियार सत्याग्रह था और उनसे उलट आज ये जो हथियार है इसका उपयोग वो कह रहे हैं कि फर्जी गांधी कर रहे हैं। इसके उलट आज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नकली गांधियों ने सत्याग्रह को अपनी ढाल बना रखा है। ये तंज कसा है केशव प्रसाद मौर्य ने। असत्याग्रह कहा उन्होंने, मैं संशोधित करता हूं अपने आप को कि सत्याग्रह नहीं, असत्याग्रह को अपनी ढाल बना रखा है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इस पर उन्होंने तंज कसा है। तो क्या हमारा सवाल यही है कि क्या ये सियासी सत्याग्रह है? क्या कांग्रेस ने एक मौका पकड़ने की कोशिश की है, या क्या है? या क्या उल्टा बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी इस तरीके का प्रदर्शन करके? बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। अपने अपने तरीके से इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिसने आज ये सत्याग्रह किया, उसने अपनी अपनी बातें रखी। शाम को अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूदा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ कई बड़े नेता अगल बगल खड़े थे, लेकिन अशोक गहलोत ने ही पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ये सत्याग्रह और आंदोलन तो आज था राहुल गांधी को बुलाने के लिए, और उनसे पूछताछ भी हो रही है। अभी पूछताछ उम्मीद है कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी या खत्म होने वाली होगी। लेकिन राष्ट्रीय फलक पर यह भी एक संकेत गया कि अशोक गहलोत शायद दिल्ली लौट रहे हैं। ये एक राजनीतिक खबर है, हालांकि इसका कोई जो सियासी सत्याग्रह इसका कोई इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कमान संभाली, उसे लग रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस में दिल्ली में बड़ी भूमिका में आने वाले हैं। ये संकेत मिल रहा है। अब वास्तव में ये सत्याग्रह के पीछे कांग्रेस की सोच क्या है, ये हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और बहुत वर्षों से कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले बिलाल सब्जवारी साहब जुड़े हैं, अभी उनसे बात करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उसे सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है, तो कांग्रेस की देन है कि आज राहुल गांधी जी को आप बताइए, सुबह से बैठा रखा उनको, क्या तुक है उनका? अगर लोन दे दिया तो लीगली लोन दिया है, वो बुरा नहीं किया है। लोन माफ करती है ऐसी उसके ऊपर है, उनका खुद का अखबार है, 37 से शुरू अखबार, पंडित नेहरू के जमाने से उन्होंने खुद ने शुरू किया इसको। उसके बाद में आप बताइए, इस पर हरकत करना उचित नहीं है। मुकदमा चल रहा केस कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार नोटिस देके ईडी को घुसा दिया। आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, सीबीआई को एक्टिव कर रहे हो, पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को कि साहब हम क्या, हमारी मजबूरी है, कुछ मिला नहीं है यहाँ पर,
छापे के अंदर रेड हमने करी, अचानक आदेश है करनी पड़ी हमें, जबकि उसकी तैयारी की जाती है, लंबी तैयारी होती है। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते हैं लोग, पहले मध्य प्रदेश में फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने ही काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को और पूरा मुल्क देख रहा है। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को और इनकम टैक्स के सीबीटीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई आज मैंने सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर और सीबीडीटी के चेयरमैन से बातचीत करने की कोशिश की और समय मांगा था कि भाई आप लोगों ने क्या बना रखा है, इन एजेंसियों को मजाक बना दिया है। जहां देखो वहीं ईडी का छापा, निकलता कुछ नहीं है। ये एक राजनीतिक, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, बल्कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए। आज ट्विटर पर यहाँ तक चीज़ें खूब चली, ट्रेंड हुई कि ये अपने आप में लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही। खैर, बहुत सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, जवाब हैं, हो सकते हैं। ईडी जांच कर रही कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कहां भ्रष्टाचार किया, कैसे गलत तरीके से शेयर अपने नाम ट्रांसफर करा, ये सब तमाम सारी बातें हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिंपल सा केस नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण बहुत सारे हैं और इन राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए हैं। बिलाल भाई नमस्कार, स्वागत, बहुत बहुत आभार। आज पूरा दिन दिल्ली में गहमा गहमी बिलाल भाई रही, आपने देखा होगा क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, ये सभी ने देखा। वास्तव में कांग्रेस ने ये जो सत्याग्रह किया, मैं इसे तो फिलहाल सियासी सत्याग्रह कह रहा हूं कि सियासी सत्याग्रह है ये। इसके पीछे इतनी सारी भीड़ देश भर में जगह जगह लोग उतारा है। भाई राहुल गांधी से अगर पूछताछ के लिए बुला लिया तो कौन सा आफत हो गई थी? ठीक है, राहुल गांधी जाते, सवालों का जवाब दे देते, इतना हल्ला मचाने की कांग्रेस को पूरे देश में क्या जरूरत थी? बिलाल भाई। दुर्गेंद्र जी, इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मौजूदा हालात जिस तरह से कांग्रेस के लिए बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि कांग्रेस इस पॉइंट से अपने आप को निकालती कैसे है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वो कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करके रखे, अपने पैरों पे ना खड़ा होने दे। इसीलिए ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई वगैरह का इस्तेमाल होता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है कि नेहरू परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, अगर इनको हम डिस्टर्ब रखेंगे तो कांग्रेस डिस्टेबलाइज रहेगी और अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाएगी। और कांग्रेस को जरा भी यूनाइट करने का मौका मिला तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि वो समय समय पर भारतीय कांग्रेस को डिस्टेबलाइज रखती है। और रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात, तो कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी दो ओपिनियन है। मोदी भले ही ये जुमला बोलते रहे हैं कि वो देश को एक कांग्रेस मुक्त भारत देना चाहते हैं, लेकिन गडकरी समय समय पर ये बोलते हैं कि विपक्ष के देश के अंदर कांग्रेस का जिंदा रहना जरूरी है ताकि एक जिम्मेदार विपक्ष जिंदा मौजूद रहे देश के अंदर। और सिर्फ गडकरी नहीं, मोहन भागवत भी समय समय पर ऐसा बोलते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर दो ओपिनियन है। अब रहा कांग्रेस का सवाल, देखिए ये नेशनल हेराल्ड का मसला है, टेक्निकल मसला है, कानूनी पेचीदगियों से घिरा मसला है।
लेकिन इस समय ये एक राजनीतिक फलक पर आके खड़ा हो गया। जिस तरह से आज कॉल दी गई, पॉलिटिकल कॉल दी गई, राहुल गांधी जब ईडी में समन्ड किए गए, तो कांग्रेस की पूरी रणनीति ये थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की प्लेयर राहुल गांधी को एक विक्टिम की तरह पेश करे देश के अंदर, ताकि सिंपैथी गेन कर सके। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी इंप्रेशन के साथ थी। आपने ये भी देखा होगा कि आज कांग्रेस के नेताओं को पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया। दरअसल कांग्रेस बैकडोर चैनल से भी डिप्लोमेटिक संबंध बना के रखी हुई एजेंसी से, और एक चेहरा वो जनता के सामने पेश कर रही है कि विक्टिम कार्ड खेल रही है ताकि जनता के अंदर उसे सिंपैथी मिल सके। वहीं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये भी थी कि अगर उसके नेताओं को 24 अकबर रोड के अंदर एंट्री मिलती तो वो वहां से कलेक्ट होके बैक पीछे वाले गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च करते और वहां पर एक मेमोरेंडम सौंपना चाहती थी। ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी और ये बताना चाहते थे कि देश के अंदर लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा, और राजनीति और जो एजेंसीज हैं उसके माध्यम से लोकतंत्र के नेताओं के साथ साथ जो मुख्य विपक्ष पार्टी के नेता उनको भी दबाने का काम किया जा रहा है। तो एक मैसेज देना चाहते थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेस कर लिया समय पर और उनको ये अलाउ नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये एक प्रेशर गेम है जहां भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपनी दबाव ज्यादा बनाते हुए नजर आ रही है और वो एक मैसेज देना चाहती है देश के अंदर कि देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये एक परिवारवाद की जो राजनीति करते आए हैं, ये भी दूध के धुले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अगर इनको डेंट कर दिया जाए, इनको स्पॉटेड कर दिया जाए, तो इनकी छवि धूमिल हो जाएगी और उनका लेवल प्लेइंग फील्ड जो चेक एंड बैलेंस है लोकतंत्र के अंदर वो खत्म हो जाएगा और उन्हें आगे तक खेलने का मौका मिलेगा। मिलाल साहब, एक चीज और देखने को मिली, जब ये नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बहुत सारे आरोप लगाते थे, ढेर सारे। अब तक तो मुझे लगता है जितने आरोप वो लगाते थे, तो मुझे लगता है कि वाड्रा को भी, मोदी सरकार को 8 साल हो गए तो वाड्रा को भी 8 साल जेल में होना चाहिए था। आज मैं देख रहा था कि वाड्रा साहब दौड़ दौड़ कर चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे मतलब एक दृश्य से ये भी आज देखने को मिला कि वाड्रा साहब भी अब कांग्रेस की राजनीति में अच्छा खासा इंटरेस्ट लेने लगे हैं और वो लगातार पार्टी की बातों को बोलते रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जितनी मुश्किल में है उसके बहुत कारण रॉबर्ट वाड्रा साहब हों, उसको भारतीय जनता पार्टी इस तरह पेश करती है। अगर मेरा यही सवाल बार बार मन में क्या आता है कि इतने बड़े अगर वो कोई भूमाफिया हैं और इतने बड़े अगर वो तस्कर हैं तो उनको बाहर क्यों रखा गया है, उनको गिरफ्तार, वो प्रियंका गांधी तो है नहीं कि आप के वोट इकट्ठा हो जाएगा कांग्रेस के पास, या सोनिया गांधी तो है नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं आज कहीं पढ़ रहा था आजमगढ़ के चुनाव को लेकर, तो ये एक पुरानी स्मृतियां किसी वरिष्ठ पत्रकार ने लिखी थी कि भाई इंदिरा जी जब संकट में थी तो 78 में आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, रामनरेश यादव वहां से एमपी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये हुआ कि भाई इंदिरा जी खाली, तो उन्होंने कहा कोई काम वाम तो है नहीं इस समय, चलो आजमगढ़ का उपचुनाव लड़ लेते हैं। तो उन्होंने मोहसिना किदवई को प्रत्याशी बना दिया वहां से और खुद चुनाव लड़ाने चली गई इंदिरा गांधी। उनको वहां ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दी गई सरकारी, चाहे सर्किट हाउस या कुछ भी, पूर्व प्रधानमंत्री थी, कोई उनको कहीं पनाह नहीं मिली। तो वो जाके एक मंदिर में उन्होंने डेरा डाल दिया और पूरा चुनाव मंदिर से लड़ गई। वो मोहसिना किदवई सांसद बन गई, जीत गई और वहीं से कांग्रेस रिवाइव कर गई। तो आज जब मैं सुबह सत्याग्रह देख रहा था, उसी वक्त मैं ये इंदिरा जी का ये जो रणनीति है इसको मैं पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर और तमाम जगह ये राहुल गांधी को संबोधित करके हिम्मत देने की कोशिश की गई थी कि भाई ये इंदिरा गांधी के पोते हैं, ऐसे नहीं मानने वाले हैं। तो कांग्रेस का इस तरह का इतिहास रहा है, इस तरीके से रणनीतिकार उसके नेता रहे हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, और बाद के भी नेता, बहुत सारे नेता कांग्रेस में एक से एक दिग्गज हुए, ओवर शैडो हुए वो लोग, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता। और इस बार तो नरसिंह राव का भी नाम कांग्रेस ने लिया जयपुर में। अब कुल मिला के ये जो हेरल्ड के बहाने, आपको क्या आज लगा कांग्रेस को लेकर कि क्या उम्मीदें हैं? देखिए कुल मिला के मसला ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अब ये सियासी मोड़ पर जा चुका है। कानूनी कुछ भी हो,
कानून का मैं ज्ञाता हूँ नहीं, बहुत ईडी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ये किस तरीके से बंगलरी होती इसका ही मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन एक आम आदमी की तरह देखा कि भाई राहुल गांधी को अगर सम्मन कर दिया तो पूरी कांग्रेस आ गई। ये जरा इसको समझाइए बिलाल साहब कि ये क्या मसला है, और कांग्रेस अपने आप को, जैसे आपने बताया कि भाई बीजेपी दबाव बनाने में या सरकार दबाव बनाने में कामयाब रही आज पहले दिन, तो अब क्या आपको दिख रहा है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से मोर्चा संभाल लिया, तो क्या अशोक गहलोत की कोई भूमिका, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं आप? देखिए, अशोक गहलोत काफी महत्वपूर्ण नेता है कांग्रेस के, मौजूदा मुख्यमंत्री है, इसलिए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अपना एक वेटेज होता है। हालांकि बैकडोर रणनीति दिग्विजय सिंह जी के करीब के पास थी कि वो पूरी बैकडोर चैनल से इस रणनीति को अंजाम दे रहे थे, लेकिन फेस अशोक गहलोत को बनाया गया क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनका वेटेज होता है और मीडिया में एक मैसेज जाता है। आपने कहा इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाई आपने। देखिए, जब कांग्रेस एक आजादी के आंदोलन से उपजी हुई एक पार्टी है, जब देश आजाद हुआ तो ये बात ठीक है कि गांधी जी ने इस पार्टी को डिसॉल्व करने की बात कही थी, अब इसे खत्म कर दो, ये बात फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस आजादी की तहरीक से निकले हुए आंदोलन, जिसको आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं हम सब लोग, उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसका जो सेंटिमेंट था हिंदुस्तान के अंदर वो आज भी जिंदा है। इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी के बाद जब 77 में चुनाव हारी, तो वो दौर इंदिरा गांधी के लिए बड़ा ही संवेदनशील दौर था। उन्हें मोरारजी देसाई सरकार में गिरफ्तार भी किया गया, और जब संजय गांधी, इंदिरा गांधी सब लोग हार गए थे, तो इंदिरा गांधी वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीत के आई थी, और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के बेलची में एक दलित के साथ उत्पीड़न जो हुआ था उसको एक मुद्दा बनाया था। और आपने एक एग्जाम्पल आपने भी दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने मोहसिना किदवाई को उतारा था। तो ये परिस्थितियां थी, लेकिन उस समय तक कांग्रेस का जो एक जुड़ाव था वो आम लोगों से जुड़ा हुआ था, एक सेंटिमेंट था, लोग रेस्पेक्ट करते थे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अंदर को लेकर लोगों को दिलों में एक दर्द हुआ करता था, आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए लोग पार्टी मानते थे, इस पर विश्वास करते थे। लेकिन राजीव गांधी के बाद से परिस्थितियां बदली, पॉलिटिकल गलतियां कांग्रेस से हुई, और उसके बाद अब मौजूदा हालात के अंदर कांग्रेस यूपीए 2 के बाद इंटरनल लिफ्ट्स का शिकार हुई। कहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई, कहीं कांग्रेस पार्टी सीनियर जूनियर का शिकार हुई, और 2014 से लेके आज तक जो 8 साल का पीरियड है, जहां कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना था, वो इंटरनल डिस्प्यूट में ही फंसी रह गई, और जिसका नतीजा हम सब लोग देख रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी ने एक नई कांग्रेस को खड़ा किया है, और राहुल गांधी जब कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो ये ईडी का प्रेशर सामने आने लगता है, लेकिन जब प्रियंका गांधी को डिमांड होने लगती है तो ये ईडी का प्रेशर वाड्रा पे चला जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी है, अकॉर्डिंग टू समय के परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। अगर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहेंगे तो यकीनन ये प्रेशर वाड्रा पे चला जाएगा, ताकि प्रियंका गांधी डिस्टर्ब रहे। और जब राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान दोबारा सौंपने की बात चल रही है, तो राहुल गांधी को ईडी का प्रेशर से बनाकर एक संदेश दो कि ये डेंटेड लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बैकफुट पे रखना चाहती है, ताकि ये पोल डेवलप ना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हिंदुस्तान के अंदर ना बन पाए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बिलाल भाई, कि एक पोल ना बन पाए और भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर रखना चाहती है। और जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी इस तरीके से अपने विरोधियों पर दबाव बना के रखती थी, तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी को काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं, और इस बार इंदिरा गांधी की पार्टी और उनके वंशज ही इसके सफरर हैं, शिकार हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भाई ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्यों ब्रेक के बाद 10 दिन बाद ये रिएक्शन क्यों हुआ, ये इसके पीछे तमाम मत हैं विद्वानों के, और बहुत लेजेंड, देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों ने, बहुत विद्वानों ने कहा कि भाई जो ये कई शहरों में, उत्तर प्रदेश में 8-9 शहरों में बवाल हुआ,
और देश में तमाम जगह बवाल हुआ जुमे के दिन। तो ये 10 दिन में रिएक्शन आखिर क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, मांग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस दिन रिएक्शन क्यों? दरअसल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक कहीं रिएक्शन देखने को नहीं मिला। उसके बाद एक रिएक्शन देखने को मिला, और रिएक्शन तब देखने को मिला जब अरब और खाड़ी देशों ने भारत से एतराज जताया, राजदूतों को बुलाकर ताकीद किया, और जो भारतीय उत्पाद थे उनको बेचने से इनकार कर दिया या बैन कर दिया। इसके बाद एक वर्ग इस बात को कहता है कि अरब और खाड़ी देशों की सह मिल जाने के कारण यहाँ एक रिएक्शन देखा गया, और उसमें पथराव, बमबाजी, मारकूट सब हुई। अब हालांकि जो कार्रवाई है वो हो रही है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, वो अपना एक अलग पहलू है। लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं, और वो खुद सवाल पूछ रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद ये गुस्सा क्यों आया। वो कह रहे हैं बेतुका है और ये राजनीतिक रूप से नासमझी है। ये जो मुस्लिम विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भाई ये जिनके दम पर आप फूल रहे हैं ना, वो नहीं कुछ करने वाले, जिनके बीच में आप रह रहे हैं वही सब कर सकते हैं। देश के जाने माने पत्रकार, मूर्धन्य पत्रकार
तमाम चैनलों में बहुत शीर्ष पदों पर, अखबारों में बहुत शीर्ष पदों पर रहे कमर वहीद नकवी साहब के ट्वीट, जो कल उन्होंने एक के बाद बहुत सारे ट्वीट किए, थ्रेड, उन ट्वीट में बहुत सारी बातें, आप इस पर एक बहुत तफसील से उन्होंने अपना विचार रखा है और एक सवाल उठाए हैं, मुसलमानों को झकझोरा है। वो कह रहे हैं कि ये नासमझी का सबूत है, उनका गुस्सा इतने दिनों बाद क्यों भड़का। कमर वहीद साहब ये सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके पास इस सवाल का कोई तार्किक जवाब है? जाहिर है कि व्यापक अरब प्रतिक्रिया के बाद भारतीय मुसलमानों के इस वर्ग को लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पिछले ट्वीट में कहा था कि अरब प्रतिक्रिया पर हड़बड़ी में कदम उठाकर बीजेपी भारतीय मुसलमानों को गलत संकेत दे रही है। वो बीजेपी को भी कह रहे हैं कि भाई आपने अरब की प्रतिक्रिया, जो अरब कंट्रीज ने प्रतिक्रिया जताई, उसके बाद आपने तुरंत नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये गलत संकेत है। और वही हुआ भी। हालांकि अरब प्रतिक्रिया के बाद मोदी सरकार के पास ऐसा कदम उठाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। ये भी बात वो कह रहे हैं, सरकार ने यही कदम पहले उठा लिया होता। ये बात पूरा देश कह रहा है, नकवी साहब भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि अगर ये कदम पहले उठा लिया हो तो शायद मामला नहीं बढ़ता। ये बिल्कुल जग जाहिर है, सरकार की तरफ से यह बड़ी गलती हुई है। ये जितने विद्वान हैं, समझदार लोग हैं, इस बात को कह रहे हैं। अब इस मामले में विलंबित प्रदर्शन कर भारतीय मुसलमान जवाबी गलती कर रहे हैं। बहुत गौरतलब बात कही है नकवी साहब ने कि अब इस पर जो प्रदर्शन करके भारतीय मुसलमान, जिस तरीके से सरकार से गलती हुई वैसा ही गलती भारतीय मुसलमान कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं जिन्होंने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को धमकियां दी और क्यों? ये सवाल उठा रहे हैं नकवी साहब, ये सवाल उठा रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, इन लोगों को कौन लोग धमकियां दे रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में ऐसी हिंसा क्यों की गई? ऐसा करके इन लोगों ने उस व्यापक भारतीय जनमत की अवहेलना की है जो इस मामले में पूरी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ा है। बहुत पते की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई आपने इस तरह से जो आपके पक्ष में खड़े होने वाले तमाम सेकुलर लोग हैं जिनको गालियां मिलती हैं, अब इस देश में सेकुलर होना फक्र की बात नहीं, लोग इसे अब उपहास का विषय बना लेते हैं कि भाई ये तो सेकुलर हैं। सेकुलर होना इस हद तक जोखिम भरा हो गया है। ऐसे में जब सेकुलर कहे के लोगों का उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है, ऐसे लाखों सेकुलर, करोड़ों सेकुलर भारतीयों ने यहां के अपने भाइयों के लिए जो समर्थन दिया, जो जज्बा दिखाया, जो जज्बात दिखाए, उसको मिट्टी में मिला दिया। ऐसा उनके जो ट्वीट का वो है। वो कह रहे हैं कि अरब के समर्थन से, वो नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग यदि ये सोचता है कि अरब के समर्थन से उसका सीना चौड़ा हो गया है तो यह निरी मूर्खता है। वो कह रहे हैं कि निरी मूर्खता कर रहे हैं आप लोग। भारतीय मुसलमान का हित केवल और केवल इस बात में ही है और रहेगा कि व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन उनके साथ रहे। ये बात समझनी ही पड़ेगी। मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व उलेमा या पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे किसी धार्मिक संगठन के हाथ में हो। दो कारण हैं। पहला यह कि धार्मिक नेतृत्व किसी समाज को प्रगति के रास्ते पर ले ही नहीं जा सकता, ये उनका प्रबल मत है, क्योंकि ऐसा नेतृत्व अनिवार्य रूप से रूढ़वादी होता है। दोनों तरफ को कह रहे हैं कि भाई धार्मिक नेतृत्व चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, वो प्रगति के रास्ते पर ले ही नहीं जा सकता, उनका प्रबल मानना है। दूसरा कारण यह है कि आजादी के बाद अब तक मुसलमानों के इस धार्मिक नेतृत्व ने लगातार यह साबित किया है कि उनमें रत्ती भर भी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता नहीं है। नकवी साहब साहबानो प्रकरण का जिक्र करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद समेत तमाम मुद्दों पर वो इस जो मौजूदा धार्मिक मुस्लिम नेतृत्व है, उलेमा हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं यह राजनीतिक नासमझी खुलकर अब सामने आ चुकी है। इस नेतृत्व ने, वो आगे कहते हैं कि इस नेतृत्व ने भारतीय मुसलमानों को धार्मिक आवेश के हवाई गुब्बारे में फुलाकर जमीनी सच्चाई से उनका मुंह मोड़ दिया है। वो एक तरीके से उनके अंदर आवेश भर देते हैं, रोष भर देते हैं और वो फट पड़ते हैं। ये प्रगति के मोर्चे पर तो
पिछड़े हो ही गए हैं, उनकी सोच और छवि पर भी बुरा असर पड़ेगा। दूसरे, इस नेतृत्व की लफ्फाजियों, वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लफ्फाजियों से संघ का समर्थन लगातार बढ़ा है। उसे नए तर्क मिले हैं, संघ को नए तर्क मिल रहे हैं। दूसरा, केवल मुसलमानों के नाम पर बनी पार्टी को व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन कभी मिल ही नहीं सकता, तो वो वोट की राजनीति में ऐसी पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ऐसा नेता जोशीले नारे लगा सकता है और भड़काऊ भाषण देकर सभाओं में तालियां बजवा सकते हैं, बस। फिर ऐसी कोई भी पार्टी अंततः जिन्ना सिंड्रोम को जन्म देकर हिंदुत्ववादी ताकतों को हिंदुओं में असुरक्षा की भावना भड़काए रखने के लिए नए तर्क देती है। जाहिर है इससे मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं हो सकता। इसका राजनीतिक लाभ हमेशा हिंदुत्ववादी ताकतों को ही मिलता है, वो चेतावनी दे रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा संकट यही है कि उनके पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो उन्हें धार्मिक कटघरे से बाहर निकालकर उनमें नई सोच जगाकर लोकतंत्र में अपना जायज हिस्सा पाने के लिए उन्हें नया रास्ता दिखा सके। हिंदुत्ववादी ताकतें इस स्थिति में खुश हैं क्योंकि इससे उनका जनाधार लगातार बढ़ता गया है। तथाकथित सेकुलर दलों ने भी हमेशा मुसलमानों का ही नुकसान किया है क्योंकि वे मुस्लिम नेतृत्व की नासमझियों की आलोचना कर उन्हें ही रास्ता दिखाने के बजाय चुप रहते हैं केवल वोट के कारण। वोट बैंक उनकी मजबूरियां हैं। सेकुलर चिंतकों ने हिंदू सांप्रदायिकतावाद की तो खुलकर आलोचना की, लेकिन मुसलमानों के ऐसे कदमों पर बोलने से बचते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुत्व सेकुलरवादी हैं वो हिंदुत्ववादी जो करते हैं उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मुसलमानों की आलोचना जो मुस्लिमों में रूढ़िवादी लोग हैं उनकी आलोचना करने से बचते हैं, जबकि उन्हें दोनों तरफ बराबर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी सोच की बात कही है। एक जाने माने देश के बहुत मूर्धन्य पत्रकार और वर्षों तक नकवी साहब को बहुत लंबा अनुभव है, उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि इससे उनके उदारवादी लेवल को नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी बातें इसको लेकर कही हैं। इसी तरीके से बहुत लंबा ट्वीट किया है, बहुत सारे अल्फाज हैं, 12 थ्रेड में ये ट्वीट है उनका, और मुझे लगता है अपने आप में एक संग्रहणीय ये संग्रहणीय ट्वीट है उनके कि उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें ट्वीट के माध्यम से कह दी। वो ये भी करें कि पढ़े लिखे मुसलमानों और मुस्लिम युवाओं को नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि अभी जो हाल में बवाल हुआ उसमें छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया। नया विमर्श चलाना होगा और नई सोच का एक नया मुस्लिम समाज गढ़ना होगा। उन्हें यह भी समझना होगा कि भावनाओं के ज्वर में बह जाने के बजाय अपनी जायज बातों को उन्हें रखें और उनका हल करें। यह बात मुसलमानों को समझनी होगी कि एक सेकुलर समाज में ही उनका भविष्य बेहतर रहेगा। इससे उन्हें अपना नेतृत्व भी सेकुलर राजनीतिक ढांचे में ही देखना होगा और धार्मिक मुद्दों के बजाय अपने आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर भी पूरा ध्यान लगाना होगा। नकवी साहब की जो ट्वीट की मैंने प्रमुख बातें आपके सामने रख दी। अब कुछ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। बिलाल सब्जवारी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, कमर वहीद नकवी साहब ने बहुत सारी बातें कही। आज उनसे सुबह सुबह मेरी बात भी हुई और मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि वो कुछ वक्त हमें दें, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो वक्त नहीं दे पाए। नहीं, मैं चाहता था कि 10-15 मिनट वो वक्त दें, क्योंकि देश के बहुत मूर्धन्य पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हम लोगों ने नकवी साहब की पीढ़ी को देखकर आगे पत्रकारिता, मतलब हम लोग शिशु हुआ करते थे उस दौर में पत्रकारिता के, तो ये इस नकवी साहब के जो विचार हैं, जो उनके ख्यालात हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने सवाल उठा दिया कि भाई अरब के लोगों को अगर आप आदर्श बना के यहाँ चलेंगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, दिक्कत होगी। जो लोग आपके लिए खड़े हैं, हिंदू समाज के भी लोग या जो भारत के लोग आपके लिए भाई खड़े हुए हैं, वो भी असहज हो जाएंगे, फिर उनके लिए भी दिक्कतें होंगी। बिलाल साहब, देखिए, कमर वहीद नकवी साहब नो डाउट एक देश के जाने माने पत्रकारों में से हैं, और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स किए वो बड़े ही संवेदनशील और ही बारीक नजरिया रखते हैं, जिसे कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस, कि आप उसको समझने के लिए भी अपने आप एक बौद्धिक स्तर आपका होना जरूरी है। तो
कमर वहीद नकवी साहब से मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो देखिए किसी धार्मिक उल्मा के पीछे नहीं है। मुसलमानों के धार्मिक उल्मा के पीछे अगर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी होती तो जब ये चुनाव लड़ते हैं धार्मिक उल्मा, तो ये जीतते क्यों नहीं है? ये हार जाते हैं, चाहे वो महमूद मदनी हो चाहे XYZ हो। जब ये चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का मांगते हैं, लोग उस मुसलमानों से वोट मांगते, हार जाते हैं। दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी इनको ये रिलीजियसली ट्रैप करते हैं। जब कोई रिलीजियस इशू आता है, उस रिलीजन के इशू पर मुस्लिम लीडर उन्हें ट्रैप करते हैं और उस ट्रैप करके अपना प्रोफाइल बनाते हैं समाज के अंदर, अपना हित सोचते हैं। दरअसल मुसलमानों के राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो एक पॉलिटिकल डेफिसिट अप्रोच में पाया जाता है, और पॉलिटिकल डेफिसिट या कहिए पॉलिटिकल टेम्परामेंट का होना बहुत आसानी से नहीं हासिल हो जाता। पॉलिटिकल टेम्परामेंट का होना, भाई अगर मुसलमान फॉर एन एग्जाम्पल अगर कांग्रेस से जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कांग्रेस को आइसोलेट कर देती है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है कांग्रेस। अगर समाजवादी से जुड़ता है तो समाजवादी को आइसोलेट कर देती है कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट करता है। अगर केजरीवाल से जुड़ता है, केजरीवाल पे भी आरोप लगा देती है। तो मुसलमान जाए तो जाए कहां? दरअसल मुसलमानों के अंदर एक रिफॉर्म की जरूरत है, और ये रिफॉर्म का आधार शिक्षा हो ही एक ऐसा रास्ता है जो उनको अपना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल समझ और उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है ये समझने की एक व्यापक दृष्टिकोण प्रोवाइड कराता है। और मुसलमानों के कभी नेता हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहे। मुसलमानों के नेता सभी नॉन मुस्लिम्स रहे। मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिम नेताओं के पीछे खड़ा रहा, ये फैक्ट है। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप इनको इनके सेंटिमेंट का एक्सप्लॉइट करती है, और जब एक्सप्लॉइट करती है तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ट्रैप हो जाती है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो वातावरण होता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से उस ट्रैपिंग में उन्हें लाने के लिए एक तरह से चारा प्रोवाइड करता है। मैं अब इसी मौजू पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा ने एक पॉलिटिकल कॉल दे दिया। अब एक चीज जो सेटल होने की तरफ थी, जो एक चीज आपकी एक सही डायरेक्शन में जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक सोफिस्टिकेटेड वे में इस इशू को हैंडल कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, उस इशू को फिर डाइवर्ट कर दिया। अगर आप ओवैसी साहब की बात करें, ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पर बोलते हैं, लेकिन वो जब जनता में आते हैं तो बहुत इमोशनल बोलते हैं। तो मैं उनका इस कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं समझ पाता। पार्लियामेंट में इतनी रीजनिंग के साथ, इतनी स्टडी के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बोलते हैं कि जैसे उनके अंदर कोई पत्रकार झांक रहा हो, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी पर्सनैलिटी का। देखिए, मुस्लिम लीडर मुसलमानों को एक ही बहुत ही मैच्योर्ड, पॉलिटिकल, सेंसिटिव, सीजन्ड लीडर की जरूरत है, जो मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें बचाकर एक ऐसा रास्ता दे ताकि उनका मकसद हो जाए। ये सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से 36 का आंकड़ा बना रहता है। भाई कांग्रेस का तो मुसलमानों से 36 का आंकड़ा नहीं है, समाजवादी का तो 36 का आंकड़ा नहीं है, बहुजन समाजवादी पार्टी का तो 36 का आंकड़ा नहीं है, टीआरएस का तो 36 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा बना रहता है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, ये अलग डिबेट में का एक हिस्सा है कि मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के 36 का आंकड़ा क्यों है। लेकिन अगर आप ये 36 का आंकड़ा है तो यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को उनके ट्रैप में आने से बचा पाएं और उनको इस तरह से हैंडल करें ताकि वो भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई और आप भी अपना एक कानूनी तरीके से काम कर ले। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। हालात के मद्देनजर मुसलमानों को बहुत ही सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। ये फैक्ट है कि मुसलमानों को किसी भी तरह इमोशनल कॉल में ट्रैप होने से बचना चाहिए। और मैं ठीक बात है बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात कि इमोशनल कॉल में ट्रैप नहीं होना चाहिए।
और कम से कम एक आपने कहा कि एक नए सिरे से उनको सोचना है और एजुकेशन बहुत बड़ी इसमें भूमिका अदा कर सकती है। नकवी साहब ने भी इन्हीं बातों को जोड़ दिया कि भाई उनका सामाजिक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो, इन सब सारी चीज़ों की बातें उन्होंने कही। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बहुत आभार आपका कि के न्यूज़ के दर्शकों को आपने समय दिया। तो बिलाल सब्जवारी साहब राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बता रहे थे कि भाई किस तरीके से ट्रैप में मुसलमान फंस जाता है और मुसलमानों के नेता हरदम हिंदू नेता भारत में रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के नेता मुसलमान ही रहे हैं। तो एक अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन बहुत कुछ वो नकवी साहब की बातों से सहमत हैं कि भाई ये खेल कर देते हैं लोग, खेल और लोग बहुत सारे करते हैं। एक मौलाना आजकल उनकी तकरीरें फेसबुक और तमाम जगह खूब चर्चा में हैं। अब ये नूपुर शर्मा से कम नहीं है, ये अक्सर इस समय बहुत बहुत ज्ञानी बने हुए हैं। ये इनको आप देखिए तो हर विषय का ज्ञान है। ये उल जुलूल गलत सलत श्लोक पढ़ रहे हैं। भाई आप इस्लाम के जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं, तो आप उसी के दायरे में रहिए ना। दायरा तोड़ के हनुमान जी तक पहुंच जा रहे हैं, भगवान शिव की व्याख्या कर ले रहे हैं, किसका खतना होना है किसका नहीं होना वहां तक पहुंच जा रहे हैं। जरा इनकी तकरीरें सुनिए। क्या इनको नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कि भाई आप अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो उसके अंदर रहिए, विद इन द रिलीजन रहिए, जिसके आप ज्ञानी हैं। कि आप अचानक राम की व्याख्या कर लेंगे, राम सीता के विवाह की व्याख्या कर लेंगे, जो काम दूसरे लोगों ने किया और इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया पैगंबर साहब पर टिप्पणी, वही काम आप कर रहे हैं। अब दूसरे लोग इसी तरह की हरकतें करें तो फिर क्या होगा? तो फिर देश चल चुका। सुनिए इनको जरा। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था। जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहां खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया। जहर लगा था, जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं। कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहां आने वाले इंसान को, महान पुरुष को पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। 24 में अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा।
3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। ये तो बहुत मामूली सी चीजें हैं जो हमने आपको सुनाया। आप देखिए, इस इंसान, ये जो मौलाना हैं, ये बहुत मतलब हल्की फुल्की चीजें हैं। आप देखेंगे तो आप तमाम सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, बड़ी खतरनाक बातें ये कर रहे हैं, बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगर समय पर काबू नहीं किया गया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, समाज के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। भाई मेरा प्रश्न यही है ना कि आप इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, आप दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो कि भाई तुम्हारी लड़की हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी बीवी, क्यों भड़का रहे हो? अगर इतना ही भड़काना तो अफगानिस्तान जाओ भाई, वहां करो जाके। हिंदुस्तान में किसी के भड़काने, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, ये सब कामों के लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, भारत में। अब इनके जो वीडियो हैं लगातार वायरल कर रहे हैं, और इसी में कानपुर में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया जूही थाने में। एक वकील साहब ने मौलाना इजरिस खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है कानपुर के जूही थाने में। और ये मुकदमा लिखने के बाद वकील साहब ने क्यों मुकदमा दर्ज कराया, जरा वो सुनिए। कल देर रात मैं यूट्यूब पे भोलेनाथ से संबंधित कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें एक मौलाना है जरीस अंसारी करके, इनका इंडियन मिक्स्ड वॉच करके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा था कि शिवलिंग का ऐसा रहस्य जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो उस जब वीडियो को मैंने देखा, 16 मिनट का वीडियो था, तो उसमें सबसे पहले तो माता पार्वती और हमारे आराध्य देव महादेव को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी करते हुए कि अपमानजनक हंसी उड़ाई गई कि ये लोग देवी देवता हैं और उसके बाद भी संतान नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने वीडियो को और देखा कि मैंने कहा इसमें और क्या हो सकता है, तो इस वीडियो के अंदर मौलाना जरीस अंसारी जो है अपने धर्म विशेष के लोगों को यह कहते हुए भड़का रहा है कि हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना महादेव का ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय, और इसके साथ साथ उसने बहुत सारी विवाह पद्धति को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लगातार कई अपमानजनक अभद्र चीज़ों की टिप्पणी की। इसी को लेकर मैं यहाँ शिकायत कराने आया था। मैंने शिकायत इंस्पेक्टर महोदय को दे दी है, और मैं आपके माध्यम से एक सवाल सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से और मुस्लिम देशों से पूछना चाहता हूं कि एक नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी, जिसको विवादित कहते हैं, उसको लेकर के बड़ा विश्व में एक उन्माद फैलाया जा रहा है कि भारतवर्ष माफ़ी मांगे, तो क्या मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम देश, अरब देश, क्या इस मामले में आगे आके इस मौलाना की भर्त्सना करते हुए इस मौलाना का बहिष्कार करेंगे? ये मैं आपके माध्यम से कुल मिलाकर ये आपने देखा कि भाई ये वकील साहब मुकदमा लिखाने पहुंच गए, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं कि ये भाई अब शिव का आप खतना करा दोगे, ब्रह्मा जी से खतना करा दोगे। सारे धर्मों का ज्ञान इन मौलाना साहब को है, जरीस खान साहब को। मैं देख रहा हूं, मैं भी देख रहा था कई दिनों से कि इनकी हरकतें समाज हित की तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अरे भाई आप विद इन द सर्किल रहिए, जो दायरा आपके लिए मुकर्रर किया गया उस दायरे में रहिए ना, दायरे से बाहर क्यों जा रहे हैं आप? गलत बात है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी साइबर सेल के लोग हैं, हम कहेंगे कि ऐसे लोगों का पता लगाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए। कि भाई आपको अपने धर्म का प्रचार करना, करिए, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना बताइए, लेकिन दूसरे के भगवान इंसान थे, उनको इंसान को कैसे भगवान बना दिया गया? आपको पता भी है मैथोलॉजी क्या है इसके पीछे। आप गलत सलत श्लोक पढ़ रहे हैं और तालियां बजवा रहे हैं कि आप बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञानवान व्यक्ति हैं। गलत बातें हैं। ऐसे ही तत्व, इन्हीं को कहते हैं समाज विरोधी तत्व। ये समाज का हित नहीं करते। यही लोग भड़काते हैं कि भाई मुसलमानों की लड़कियां हिंदू शादी कर ले रही, ये फला ये कर रहा है, शिव जी का खतना हो गया। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है?
अगर किसी के आराध्य हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करोगे तो आप जायज ठहराओगे। दूसरे लोग जो टिप्पणी करते हैं, जो गलत लोग हैं, उनको भी जायज ठहरा दोगे, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है और सरपंच पद की प्रत्याशी अपने पति के साथ वोट मांगते हुए नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें किस तरीके से वोट के लिए किस हद तक जाना पड़ता है, ये दृश्य इस वीडियो में देखिए। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमें सब लोग आशीर्वाद भी दियो। तुम्हारी बहू खड़ी भई है विलास पे, सेवा और सुरक्षा की सब व्यवस्थाएं होंगी और पढ़ाई की। और हमें सब लोग आशीर्वाद भी दियो। तुम्हारी बहू खड़ी भई है विलास पे, सेवा और सुरक्षा की सब व्यवस्थाएं होंगी और पढ़ाई की। और हमें सब लोग आशीर्वाद भी दियो। तुम्हारी बहू खड़ी भई है विलास पे, सेवा और सुरक्षा की सब व्यवस्थाएं होंगी और पढ़ाई की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।